हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवीपी लॉ ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। बिहार एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और मुख्य परीक्षा जुलाई 2021 में होनी संभावित है, जिसके लिए माइनर लॉ की स्पेशल बैच चल रहा है। 6 मई 2021 से चल रहा है, जिसमें इस समय दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ाया जा रहा है। वो चल रही है क्लास। मंडे को जो क्लास होगी, पूरा मैंने बेयर प्रोविजन पढ़ा दिया है डीपी एक्ट का। मंडे को उसमें मैं केस लॉ लिखवाऊंगा, अमेंडमेंट्स का फर्क बताऊंगा कि अमेंडमेंट होने से जो बीच बीच में 1983, 84 और 86 में अमेंडमेंट हुए, उनसे क्या बदला हुआ, आपके आंसर में वो अमेंडमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, मैं ये बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहां ये बताने आया हूं आज कि क्या ये जो माइनर लॉज की क्लासेज होती हैं वो सिर्फ माइनर लॉ के ही लिए उपयोगी होती हैं? क्या माइनर लॉ की क्लासेस मेजर पोर्शन वाले जो लॉ हैं, जो मेजर लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जो आपके परीक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्या उसके लिए ये उपयोगी नहीं होंगी क्लासेस? क्या इसमें जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ माइनर लॉ के पेपर में ही इनकॉर्पोरेट करेंगे? क्या उसी में उसका समाहन करेंगे, प्रयोग करेंगे? क्या उस ज्ञान का अतिरिक्त प्रयोग आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस में नहीं कर सकते? मैं ये बताने आया हूं आज। तो इसके लिए ये देखिए, माइनर लॉज की क्लासेस ज्वाइन करने से मेजर लॉज पर भी पकड़ इंप्रूव होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट चूंकि पढ़ाया जा रहा है तो मैं वहीं से उदाहरण दूंगा। किसी मजिस्ट्रेट की दंडादेश की शक्ति, पावर ऑफ सेंटेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, कहां उल्लिखित है? वेयर हैज बीन प्रोवाइडेड? इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 29 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 में उपबंधित है, जिसके अनुसार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के दंडादेश की शक्ति कितनी है? 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दो। अगर वो एसीजीएम या सीजीएम नहीं है तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति या महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट की दंडादेश की शक्ति यही है। कितना? 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना या दो। क्या उससे अधिक भी वो दंडादेश दे सकता है? अब आपसे ये सीआरपीसी में क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो क्या धारा 29 में जो दंडादेश की शक्ति पर परिसीमा लगाई गई है वो अंतिम है, आत्यंतिक है? क्या उसका कोई अपवाद नहीं हो सकता? तो कुछ अपवाद तो सीआरपीसी में ही है कि जैसे अगर एक अपराध में 2 अपराधों के एक ट्रायल में, एक विचारण में, एक अपराध में नहीं, एक विचारण में अगर 2 अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया तो अपने दंडादेश की कुल शक्ति के 2 गुने तक के दंड से दंडित कर सकता है। वो भी अपवाद नहीं माना जाता, क्योंकि व्यक्ति को 2 अपराधों के लिए वो दोष सिद्ध करना है। तो वास्तव में यह अभियुक्त के अधिकार का संरक्षण हो जाता है, यह दोष सिद्ध व्यक्ति के पक्ष में एक लाभ हो जाता है, क्योंकि यहां तो दंडादेश की शक्ति हर एक अपराध के लिए, तो 2 गुने से ज्यादा नहीं दे सकते। एक तरह से ऊपर सीमा ही है, जिसको हम कभी कभी विस्तार के रूप में भी अपने उत्तर में लिखते हैं। लेकिन अगर आपसे विस्तार पे प्रश्न पूछा गया कि दंडादेश पर लगाई गई 3 वर्ष की परिसीमा, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कहें 1 वर्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहें 7 वर्ष, और सहायक सत्र न्यायाधीश कहें 10 वर्ष, तो जो ये दंडादेश की शक्तियों पर परिसीमाएं लगाई गई हैं सीआरपीसी के धारा 28 और 29 में, सेक्शन 28 और 29 में, क्या ये अंतिम है, क्या आत्यंतिक है, क्या एब्सोल्यूट है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ गया तो इसका आंसर आप करने में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा का प्रयोग कर सकते हैं कि किसी विशेष अधिनियम में अगर विशेष रूप से दंडादेश की शक्ति को में अभिवृद्धि कर दी जाए, में बढ़ाया जाए, तो धारा 28 या 29 में दी गई परिसीमा वहां लागू नहीं होती। ये परिसीमाएं वहां लागू नहीं होती। आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को देखेंगे, ठीक है? तो कल जब मैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने ये समझाया था कि ये जो माइनर एक्ट में जो आप पढ़ते हैं वो केवल यहीं तक नहीं है, बल्कि ठीक है, ये बल्कि इसके आगे के लिए भी है। आप सेक्शन 7 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो लिमिटेशन पीरियड है, सीआरपीसी का जो लिमिटेशन पीरियड चैप्टर 36 में है कि जो ऑफेंसेस पनिशेबल बाय इंप्रिजनमेंट नॉट मोर देन 3 years or by only fine,
हैं उनके लिए लिमिटेशन पीरियड है। जो अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जो 3 वर्ष से अधिक नहीं है, यानी 3 वर्ष या उससे कम है, या केवल जुर्माने से दंडनीय है, उनके लिए लिमिटेशन पीरियड वहां लिखा है। कहां पे? सीआरपीसी के चैप्टर 36 में। तो क्या वो चैप्टर 36 में जो प्रोविजन लिखे गए हैं उनके कोई अपवाद भी हो सकते हैं? यानी क्या कोई ऐसा अपराध हो सकता है जिसके लिए दंड तो 3 वर्ष के कारावास से कम है लेकिन लिमिटेशन पीरियड लागू नहीं होता? तो आप यहां भी जिक्र कर सकते हैं सीआरपी दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2 का। एक छोटे से अधिनियम से सीआरपीसी के मुख्य प्रावधानों के कितने अपवाद निकल के आ गए। ये होती है पावर। आगे चलते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी। कोई ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। लिमिटेड पर्पज के लिए कॉग्निजेबल हो सकता है क्या? कल मैंने इस पर खूब चर्चा की थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ाते समय। लिखा गया है कि इस अधिनियम के अपराध अन्वेषण के पर्पज के लिए तो कॉग्निजेबल होंगे बट अरेस्ट के पर्पज के लिए नॉन कॉग्निजेबल होंगे। अब आपसे सीआरपीसी में पूछा गया कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब, तो वहां आप लिखिए कि कॉग्निजेबल का मतलब सामान्यतया संज्ञेय अपराध से सामान्यतया दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अभिप्रेत यह है कि ऐसा अपराध जिसका संज्ञान पुलिस अधिकारी स्वतः ले सकते हैं, अर्थात उस पर अन्वेषण कर सकते हैं और ऐसे किसी व्यक्ति को वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन वही अपराध अगर सीमित प्रयोजनों के लिए संज्ञेय बना दिया गया है विशेष रूप से, तो इन दोनों में से किसी एक शक्ति को अवरुद्ध करते हुए भी उसे संज्ञेय कहा जा सकता है। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 का खंड ख में यह स्पष्ट लिखा है कि इस अधिनियम के अपराध अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए तो संज्ञेय हैं किंतु गिरफ्तारी के प्रयोजन के लिए संज्ञेय नहीं है। तो इसी नाते मेरे मस्तिष्क में यह बात आई, कल मैं अपने क्लास में भी ये बात कह रहा था कि माइनर लॉज की जो क्लासेस होती हैं एक्चुअली वो मेजर लॉज के प्रोविजंस को में जो लैकुना होते हैं, जो उसमें लूप होल्स होते हैं, या हम कह दें कि जो उसमें बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उनको ये भर देते हैं और ये आपके नॉलेज को और इनरिच करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं। जितने ज्यादा आप माइनर लॉज पढ़ेंगे मेजर लॉज पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में, उतना ही ज्यादा आपका नॉलेज जो है इनरिच हो जाएगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मैं केवल डीपी एक्ट का इलस्ट्रेशन अभी दे रहा हूं। फिर आगे चलिए, इसका सेक्शन 8 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। किसी क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? नॉर्मली प्रोसिक्यूशन पर है। ये कहां लिखा है? ये लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट के बर्डन ऑफ प्रूफ वाले चैप्टर में। लेकिन इसका एक्सेप्शन वहां भी है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, लेकिन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 8 में भी इसका एक्सेप्शन कर दिया गया है। तो अगर डाउरी के ऑफेंसेस से रिलेटेड प्रिजम्पशंस कहां है? प्रिजम्पशंस मींस जहां की प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन को प्रिज्यूम कर लिया जाता है और बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर डिफेंस पे चला जाता है। तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखिए डाउरी वाले 114 क, 113 ख। इसके अलावा अगर आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 8 को भी लिख दें तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से है। तो इसलिए मैंने माइनर लॉ को शिद्दत से पढ़ाने का फैसला इसीलिए किया था कि मैं इसको पढ़ाते समय सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस और आईपीसी के प्रावधानों से इतनी तुलना कर दूंगा कि जो विद्यार्थी मेरे क्लास में माइनर लॉ से क्लास पढ़ेंगे उनका सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि पढ़ाना वो अलग है, लेकिन एक बार रिवाइज कर दूंगा, प्लस उसमें कुछ प्लस कर दूंगा। जैसे मैं पाक्सो एक्ट जब पढ़ाया था, एक बार बिहार एपीओ मेंस के लिए पाक्सो की क्लास हो चुकी है, दोबारा फिर से होगी। वो जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था, हम लोग खाली थे, तब नहीं गया था क्लास। SC ST एक्ट पढ़ाया था और पाक्सो पढ़ाया था, लेकिन वो सब क्लासेस फिर से होंगी। पाक्सो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पाक्सो में क्या है? बच्चे के साथ रेप, बच्चे के साथ छेड़खानी। तो आईपीसी कॉमन है, वो बच्चे बड़े सब पे लागू है। तो आईपीसी में रेप, आईपीसी में छेड़खानी और पाक्सो में रेप, पाक्सो की छेड़खानी में क्या अंतर है? दोनों के नाम में क्या अंतर है? तो जब ये तुलना की जाएगी तो आईपीसी में सेक्सुअल ऑफेंसेज आपके तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और अगर वो तैयार पहले से हैं
तो उसको पॉक्सो से कंपेयर करके आप समझ लेंगे नहीं समझ लेंगे। आईपीसी में अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से क्वेश्चन बनेंगे तो आप वहां स्पेशल बात लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे कि अगर ये विक्टिम की एज जो है इससे कम है तो पॉक्सो एक्ट की फला सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। SC/ST एक्ट भी ऐसे ही है। तमाम वे ऑफेंसेस जो इंडियन पिनल कोड में नॉर्मल पनिशमेंट से पनिशेबल है या कि ऑफेंस नहीं माने गए हैं, अगर वह कोई SC/ST एक्ट कम्युनिटी के मेंबर के खिलाफ अदर देन SC/ST कम्युनिटी के पर्सन के द्वारा किया गया है, जो जान रहा है कि SC/ST है, तो वो ऑफेंसेस बन जाते हैं। अब अगर वो ऑफेंस आईपीसी में भी पनिशेबल और यहां भी, तो जब मैं पढ़ाऊंगा SC/ST एक्ट तो मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है। ऐसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यहां पढ़ना है आपको। जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पढ़ाऊंगा तो लोक सेवकों के द्वारा होने वाले अपराध जो चैप्टर 9 आईपीसी में है या 9A जो निर्वाचन संबंधी अपराध है, उनका भी हमको कंपेयर करना होगा। चैप्टर 18 में कुछ ऑफेंस है जो उनको कंपेयर करना होगा। करप्शन से संबंधित कुछ अपराध हैं आईपीसी में, अब तो कर हटा दिए गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कंपेयर होंगी। प्रोसीजर वहां उसका अपना अलग है, SC/ST एक्ट का अपना प्रोसीजर है, पॉक्सो का अपना प्रोसीजर है, तो CRPC एविडेंस से तो तुलना हर एक एक्ट में होती रहेगी। तो इसी नाते मैंने आज ये सोचा है कि ये बात आपको समझाई जाए, बताई जाए कि माइनर लॉज की क्लासेस ज्वाइन करने से मेजर लॉज पर भी पकड़ इंप्रूव होती है, अच्छी हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। माइनर लॉ की क्लासेस हमारे यहां स्पेशल बैच इसका 6 मई से चल रहा है, जिसमें अभी DP एक्ट पढ़ाया जा रहा है, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट। बस इस पर एक क्लास और होनी बाकी है। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, ये जो क्लासेस हो गई हैं आपको मिल जाएंगी, सब रिकॉर्डेड वर्जन में होती हैं। अगर आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मेजर लॉज के लिए मैं आईपीसी CRPC एविडेंस पर मेन सेंसर राइटिंग गाइडेंस अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज जारी करने जा रहा हूं, जो 15 मई 2021 से आरंभ होने वाली है। तो आप इसके में भी भाग लीजिए, आंसर लिखिए, मेरे पास भेजिए, मैं चेक करूंगा। और चेक करने के बाद आपने अच्छा लिखा, कम लिखा, एप्रोप्रिएट लिखा, इनएप्रोप्रिएट लिखा, कुछ ज्यादा लिख दिया आपने, कुछ जो लिखना था छोड़ दिया आपने, या जितना लिखना था वो सब लिखा लेकिन जैसे लिखना था वैसे नहीं लिखा, तो मैं ये सब बताऊंगा। ठीक है। हर एक व्यक्ति की कॉपी चेक करके उस पर चर्चा की जाएगी। ये बहुत ज्यादा बर्डन न हो जाए, इसी नाते ये क्लास सप्ताह में एक एक दिन के गैप पर चलेगी और एक क्वेश्चन आपको पर डे के लिए दिया जाएगा कि आप इसको सॉल्व करके अगले दिन लेकर आइए। तो एक दिन के गैप में तो आपको 2 दिन का समय मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और अपनी तैयारी आप जो कर रहे हैं करते रहेंगे। ठीक है। तो PVP लॉ इंस्टीट्यूट से आप जुड़िए, ऑनलाइन जुड़िए, अपना समय बचाइए और साधनों के सहायता से सफलता को और ज्यादा संभव बनाइए। साधनों के कमी से बहुत बार लड़ाई हारी गई है इतिहास में। साधन न हो तो हम यहां तक हैं वहां तक नहीं है। ये साधन है तभी हम यहां से संवाद कर रहे हैं और आप तक पहुंच रही है आवाज। तो साधनों का अपने आप में बहुत महत्व है। ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा महत्व तो मन के ओज का है, वो कितना तेज है, हम कितना समर्पित हैं। लेकिन साधन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो मैं अपनी ओर से आपकी सफलता के लिए साधन बन सकता हूं, जितने तरीके से बन सकता हूं, संभव है जो मेरे लिए, मैं वो करने को तैयार हूं। ठीक है। आप में से जिसको भी बैच को ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 8957568536। ठीक है। और अपने कोई इंक्वायरी होगी, कोई क्वेरी होगी, जिससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।